हेलो एवरीवन, मैं अनर्क जैन निरीश्वर एकेडमी से। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा सीनियर सिटीजन्स। लास्ट वीक मैं लेक्चर नहीं बना पाया, थोड़ा बिजी था, और अगर पॉसिबल हो पाया तो कल भी एक लेक्चर बना दूंगा, तो लास्ट वीक का भी कंपेंसेट हो जाएगा। ओके। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इश्यूज़ रिलेटेड टू गर्ल चाइल्ड देख लिया, गर्ल एजुकेशन देख लिया, इश्यूज़ विथ रिलेटेड टू डिसेबिलिटीज़, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ देखा है, और ये उसके आगे का इशू है कि सीनियर सिटीजन्स के क्या इशू हैं। ये जो टॉपिक है ये आपको बेसिकली थोड़ा सा सेंसिटाइज करता है, थोड़ा सा इन्फॉर्म करता है कि एग्जैक्टली किस इश्यूज़ के साथ सीनियर सिटीजन्स डील करते हैं। काफ़ी एक अच्छा इशू है, मतलब ये आइडिया होना चाहिए आपको कि क्या प्रॉब्लम है उनके साथ, क्या किस चीज़ों से वो गुजर रहे हैं, ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। बिकॉज आप ऐसी पोजीशन पे रहेंगे जहाँ पे आप एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को केटर करेंगे, और क्योंकि ये भी सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो इनकी भी हेल्प करना ज़रूरी है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ओके, सीनियर सिटीजन होते क्या हैं? एनीवन एज 60 के ऊपर अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस एज वेल एज इंडियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर होती है, वो भी डिटरमाइन करती है कि 60 के ऊपर का इंसान हम उसको सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, पहले हम देखते हैं कि उनका ग्रोथ से रिलेटेड क्या इशू है। देखिए 2026 तक लगभग 12.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वुड कम अंडर कैटेगरी ऑफ सीनियर सिटीजन, जो 60 अबव रहेंगे। बाय 2050 दे वुड बी अराउंड 22% ऑफ अबव पॉपुलेशन। 2050 तक ऐसा साल रहेगा जहां पे 15 से उम्र वाले लोग कम रहेंगे और 60 साल से ऊपर वाले लोग ज़्यादा रहेंगे। मतलब 2050 तक, मतलब आज से लगभग 29 ईयर्स बाद या 30 साल के रेंज में हमें सोसाइटी में ऐसे कुछ चेंजेस लेकर आने हैं ताकि सीनियर सिटीजन्स को हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर सके, केटर कर सके, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। ओके, 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली वाज अराउंड 8.6 2011 सेंसस के हिसाब से, एंड इट रैंक्ड सेकंड आफ्टर चाइना। वर्ल्ड में हम सेकंड नंबर पे थे, इतने हमारे पास बुजुर्ग लोग हैं जो 60 साल के ऊपर हैं। इंपॉर्टेंट चैलेंज ये वाला है, 2050 तक लगभग 22% हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी। तो हमें, मतलब आप लोग अगर अभी सिलेक्ट होते हैं तो लगभग आपके रिटायरमेंट के टाइम तक 30 साल का आप लगभग सर्कल रहेगा आपका जॉब का, तो लगभग उसमें इतना परसेंटेज आपके ओल्ड एज पीपल रहेंगे। ओके, क्या रीज़न है इस चीज़ का, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज विद टाइम फर्टिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। फर्टिलिटी डिक्रीज मतलब हम कम से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे पे इकोनॉमिक क्राइसिस या आप कह सकते हो खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि लोग नहीं प्रेफर करते कि बड़ी फैमिलीज हों। पहले के टाइम पे, आपके ग्रैंडफादर्स के टाइम पे या फादर के टाइम पे, आपके फादर लोग 6-6, 7-7 भाई भी हो सकते थे, 5 भाई भी होते थे। वो इसलिए होते थे क्योंकि गारंटी नहीं रहता था कि कौन कितना ज़िंदा रहेगा। ओके, तो पेरेंट्स उस टाइम पे ज़्यादा बच्चे करते थे। पर अब क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है। गिवन मार्केट में इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग प्रेफर नहीं करते कि ज़्यादा बच्चे हो। तो आप और आपके भाई वगैरह सिर्फ 2 या 3, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। ठीक है, कई बार तो एक ही रहता है। और दूसरी बात यह है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो गई हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, हम ज़्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। उस टाइम पे ऐसा होता था कि 50-60s में ही डेथ हो जाती थी। अब आप आराम से 75-80 तक अपनी गाड़ी खींच सकते हैं, और अगर आप शुरू से आपने हेल्थ मेंटेन किए तो 90 भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली काफ़ी लोग, सुंदरलाल बहुगुणा 99, इस एज में लोग की डेथ हो रही है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। इसकी वजह से मॉर्टेलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। ओके, सॉरी, डिक्रीज़ हो गई है। ओके, तो ये 2 रीज़न आपको याद रखना है कि फर्टिलिटी काफ़ी डिक्रीज़ हो गई है और बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये 2 रीजन्स हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन 22% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वुड बी एल्डरली पॉपुलेशन बाय 2050। ओके, अब हम देखते हैं, ये तो सिचुएशन समझ में आ गई कि ये भाई प्रॉब्लम, ये मतलब सिचुएशन है। अब प्रॉब्लम्स कौन सी चीज़ ये लोग फेस करते हैं, जो बुजुर्ग तबका है सोसाइटी का। सबसे पहला जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है, आप कॉमनली प्रॉब्लम कह सकते हो, ये पॉवर्टी है। वो पॉवर्टी इसलिए है क्योंकि अगर रूरल और अर्बन एरिया की डिवाइड के बारे में बात करें तो रूरल एरिया में जो बूढ़े लोग हैं, एल्डरली हैं, वो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी पे बेस्ड है। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी मतलब कि उनका ही खेत है, वो वहाँ से जो भी पैदावार कर रहे हैं वो खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं।
उनके फार्मलैंड से, तो इसे हम कहेंगे सबसिस्टेंस इकोनॉमी। ओके, और क्योंकि फार्मिंग या सबसिस्टेंस इकोनॉमी जनरली जो एग्रीकल्चर है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन नेचर, वैगरीज ऑफ नेचर, क्योंकि नेचर डिपेंडेंट है इसलिए गारंटी नहीं है कि बारिश बराबर होगी कि नहीं होगी, कभी बाढ़ आ जाए, कभी कुछ हो जाए, तो इसकी वजह से कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम उन्हें नहीं मिल पाता, और क्योंकि कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल पाता वो पॉवर्टी की कैटेगरी में रहते हैं। ओके, एक रीज़न ये भी है कि उनके पास पेंशन नहीं रहती। ओके, क्योंकि पेंशन नहीं रहती तो वो बढ़ती उम्र के साथ पॉवर्टी की कैटेगरी में आ जाते हैं। आप देखोगे कि अगर आप अस्पताल में देखोगे तो एक बूढ़ा आदमी हमेशा ये कहता है डॉक्टर को कि साहब कम से कम दवाइयाँ लिखेंगे, इतने ज़्यादा टेस्ट कराने के पैसे नहीं हैं, इतनी ज़्यादा दवाइयों के पैसे नहीं हैं। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि पॉवर्टी साथ ही साथ चल रही होती है मेजॉरिटी केसेस में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मतलब पॉवर्टी हो ही जाएगी अगर आप बूढ़े हो जाओगे, बहुत मेजॉरिटी केसेस में ये देखने को मिलता है, कम केसेस में आप सिक्योर भी रहते हो। और क्योंकि पेंशन नहीं रहती उसका एक सॉल्यूशन सरकार ने दिया था, अटल पेंशन योजना। अगर आपको पता होगा कि आपके अकाउंट से साल के कुछ 300 साढ़े 300 रुपये कट जाते हैं, एंड आफ्टर द एज ऑफ 60 यू विल गेट अराउंड 5,000 रुपीज़ एज पेंशन, राइट। एंड अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके स्पाउस को पेंशन मिलेगा, और वो भी उसकी भी डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स रहता है फैमिली का उसको पेंशन मिलेगा। सो बेसिकली अटल पेंशन योजना इज वन ऑफ दैट स्कीम विच बेसिकली मेक्स यू काइंड ऑफ इम्यून टू पॉवर्टी एट ओल्ड एज। ओके फाइन। और मैंने आपको बताया था कि अटल पेंशन योजना बेसिकली अनएम्प्लॉयड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, या इनफॉर्मल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इनफॉर्मल। ओके, फॉर्मल इनफॉर्मल आपको पता होगा। देन कम्स बेसिक नीड्स। दूसरी बेसिक नीड जैसे कि फूड, शेल्टर, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन। आप ध्यान देंगे इन चारों से रिलेटेड गवर्नमेंट के पास स्कीम है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एल्डरलीज का कोटा होता है, चाहे रेलवेज का हो जाए चाहे आपका बस वगैरह का हो जाए, 60 के ऊपर आप इजीली टिकट बुक करा सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में आपको मेडिकल जो कॉलेजेस रहते हैं या मेडिकल सरकारी जो मेडिकल वो रहते हैं अस्पताल होते हैं, उसमें हेल्थ से रिलेटेड इनको फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं। शेल्टर के लिए इनको रैन बसेरा वगैरह मिलता है। ओल्ड एज होम एक सॉल्यूशन होता है। फूड वगैरह के लिए भी इन्हें गवर्नमेंट कुछ पैसे देती रहती है। ठीक है, फाइन। पॉवर्टी की वजह से, इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि सामने वाले के पास पैसे की कमी है, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो अपने हेल्थ के ऊपर, अपने फूड के ऊपर खर्च नहीं करेगा। जब इंसान काफ़ी टाइम तक माल न्यूट्रिशन रहता है इस एज पे, लगभग जो 60 की प्लस की एज रहती है, तो इट इज़ सीन दैट ही इज़ मोर प्रोन टू डिप्रेशन एंड मेंटल कन्फ्यूजन। ओके, माल न्यूट्रिशन अगर बच्चों में हो रहा है, छोटे से बच्चों में हो रहा है, तो यू वोंट सी दीज प्रॉब्लम्स, यू विल सी द केसेस ऑफ स्टंटिंग, वेस्टिंग, राइट, इस टाइप की चीज़ें देखेंगे, मैरेशमस, इस टाइप की बीमारियां देखेंगे। पर ओल्ड एज में ये चीज़ डिप्रेशन में बदल जाती है अगर माल न्यूट्रिशन होता है तो। ये चीज़ आपको, ये डिफरेंस आपको क्लियरली याद रखना है। इसके अलावा कुछ एडिशनल प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स तो हैं, और इसमें एडिशन अगर हो जाता है, अगर आप इलिटरेसी हो, आपके पास इलिटरेसी, आप इलिटरेट हो, आप अनएम्प्लॉयड हो, विडोहुड, डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी इन दिस केस, बूढ़े हो और इलिटरेट हो, मतलब किसी और पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहोगे। अब सामने वाला आपको कैसे ट्रीट करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए इलिटरेसी भी एक एडिशनल प्रॉब्लम की तरह काम करती है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि मैंने आपको बताया था, नाइट स्कूल्स वगैरह शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे बूढ़े लोग जाके पढ़ते भी हैं। कई क्लासिक एग्जांपल देखने को मिलता है महाराष्ट्र से, जहाँ पे बूढ़े लोग स्कूलों में जाके रात को पढ़ते हैं ताकि वो लिटरेट हो सके। अगर आज की बात करें तो डिजिटल लिटरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम ऐसा कुछ प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर दिशा करके एक पोर्टल है या स्कीम है जिसमें आप डिजिटली लिटरेट कर रहे हो। पीएम दिशा पोर्टल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के इश्यूज़ हैं, विडोहुड के लिए विडो पेंशन मिलती है सरकार के द्वारा, देन डिसेबिलिटीज़ रिलेटेड भी आपको कुछ पेंशन मिलती है, कुछ सपोर्ट मिल जाता है, तो ये एडिशनल प्रॉब्लम्स है। एक और जो प्रॉब्लम है वो एब्सेंस ऑफ सिक्योर एंड सफिशिएंट इनकम सपोर्ट, ये पेंशन से भी रिलेटेड हो सकता है। पर यहाँ पर क्या होता है कि सिक्योरिटी नहीं है। अगर आपको मैं बोलूं कि पेंशन्स की बात की जाए, अटल पेंशन योजना या कोई भी पेंशन स्कीम जो सरकार आपको दे रही है, आपका स्टेट गवर्नमेंट आपको दे रहा है, क्या ये रेगुलर है? क्या एक पर्टिकुलर डेट पे आपको पेंशन मिल जाता है? एक चीज़ें डिले होती हैं, पर खर्चे डिले नहीं होते, खर्चे तो उसी टाइम पे होने हैं। अगर आप अस्पताल में जा रहे हो डॉक्टर को दिखाने, किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखा रहे हो, तो वो तो तुरंत पैसे लेगा ना, वो थोड़ी ना वेट करेगा कि आपकी पेंशन कब आ रही है। तो ये इशूज़ आती हैं कि सिक्योर नहीं है, मतलब जो इनकम सपोर्ट है वो सिक्योर नहीं है और सफिशिएंट भी नहीं है। जो मिल रहा है 5,000 रुपीज़ अगर अटल पेंशन योजना के अंदर मिल रहा है, वो तभी मिलेगा जब आप रेगुलरली आपके अकाउंट से साल के 300 साढ़े 300 रुपये कट रहे हैं। पर कई बार तो लोगों को उसके बारे में भी नहीं पता है, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि इसका फ़ायदा क्या होगा और क्या आपने सही इंसान को पैसा देना शुरू किया।
तो वो जो पैसा है वो कम भी है और लेट भी आता है, तो दोनों ही प्रॉब्लम इसमें कवर हो जाती हैं। लॉस ऑफ सोशल रोल एंड रिकॉग्निशन, ऐसा ज़रूर होता है क्योंकि जैसे इंसान बड़ी एज पे जाता है, उसका जो सोशल रोल रहता है, उसका जो दबदबा रहता है या जो उसका तबका रहता है, जो जिस पोजीशन पे वो कुछ साल पहले था, अब उसका सोशल रोल धीरे धीरे कम होता है क्योंकि यंग जनरेशन बढ़ती रहती है, वो बूढ़ों की बात नहीं सुनती है, उन्हें लगता है कि आप क्योंकि हमारी बात नहीं सुन रहे, हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, ये भी एक रीज़न होता है कि दे डील विथ मेंटल डिप्रेशन। ओके, देन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज हैव एंड इंस्टीट्यूशंस हैव इरोडेड। ठीक है, इसमें इरोजन हो गया है, जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर था वो बदल चुका है, अब हम न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर को पसंद करते हैं रेदर देन बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली। वो इसलिए भी है क्योंकि मान लीजिए एक लड़का है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उसकी कहीं उसने इंजीनियरिंग पास की, कहीं बाहर कहीं मुंबई में जॉब लग गई, दिल्ली में जॉब लग गई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो अपने घर में तो रहेगा नहीं, वो जॉब करने बाहर चला जाएगा, रह जाते हैं पीछे कौन, माँ बाप। और ऐसे में होता क्या है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यू हुआ करता था कि उनका जो सपोर्ट सिस्टम रहता है कि फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं, दिन के 4-5 काम होते हैं, वो अब नहीं रहते उनके पास, वो लोनली फील करते हैं, ये सब इश्यूज उनको आने लगता है। जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम, सोशल केयर ऑफ एल्डरली, तो क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है तो केयर ऑफ एल्डरली भी एक इशू रहता है। कई बार ऐसा रहता है कि जब आप अलग अलग 3-4 भाइयों का ग्रुप रहता है, वो अलग अलग बढ़ जाता है, तो ये सोचते रहते हैं कि माँ बाप किसके साथ रहेंगे, वो बॉल की तरह पास करते रहते हैं, कुछ दिन आपके यहाँ, कुछ दिन आपके यहाँ, तो उनका कोई नहीं जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, तो सोशल केयर ऑफ एल्डरली या केयर ऑफ एल्डरली एक इशू बन जाता है अपने आप में। और इसकी वजह से नेगलेक्ट और एब्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। कई बार देखने को मिलता है कि वो लोग घर में अकेले ही बैठे रहते हैं, और जनरली ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इंडिया, क्योंकि एक ऐसा कंट्री है जो काफ़ी हद तक रिलीजन में इंक्लाइंड है, ये देखने को मिलता है, चाहे कोई भी हो, तो बूढ़े लोगों को रिलीजन बड़ा सपोर्ट कर देता है, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वो अपना वो कुछ पढ़ते रहेंगे या अपनी वो रोजरी बीड्स जिसे आप माला जपना कहते हो वो करते रहेंगे। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि धर्म उन्हें काफ़ी स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, चाहे वो मेंटल वेलबींग हो, चाहे कुछ हो। बट एट द एंड, एट द रियल पॉइंट, अगर हम ये चीज़ देखें तो इनकम का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिलीजन आपको इनकम नहीं दे सकता, सो यू नीड डेफिनेटली सम काइंड ऑफ इनकम, सम काइंड ऑफ इनकम सपोर्ट। और अगर बच्चे जैसे उसके भी बच्चे हो गए, लड़के के भी बच्चे हो गए, तो वो अपने बच्चों का खर्चा उठाएगा, वो जनरली अपने एल्डर्स को थोड़ा कम देता है पैसा, ये भी भाई बहुत इशू आ जाता है। ठीक है, बहुत ही कम ऐसी फैमिलीज़ बची हैं जहाँ पे उनका जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है उसे भी उन्होंने अभी तक अपराइट रखा है, स्ट्रेंथन रखा है, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, देयर इज लॉट ऑफ लव एंड वैल्यूज़ एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एल्डरली। ओके, नेक्स्ट इशू आता है मेडिकल इश्यूज़ को देखा जाए तो हमेशा जनरली देखा जाता है कि बूढ़े लोगों में पुअर मेंटल हेल्थ देखने को मिलता है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा क्योंकि वो पुअर मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं, देयरफॉर दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, तो मतलब अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए भी वो किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। और जो प्रॉब्लम्स बूढ़ों में देखी जाती है वो कफ का प्रॉब्लम होने काफ़ी रहता है, आई साइट का प्रॉब्लम होता है, डेंटल इश्यूज़ रहते हैं, दांतों के इश्यूज़ रहते हैं, और मेंटल कन्फ्यूजन होता है, क्लियरली समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या बोलना है, रुक रुक के कहते हैं। नया जो जनरेशन है वो एकदम फास्ट बोलेगा, एकदम डिजिटल एज का है, और ये लोग दोनों ही चीज़ों से अलग है, उन्हें डिजिटली भी चीज़ें देखते नहीं आती, समझते नहीं आती, और कन्फ्यूजन तो है ही मेंटल, तो वो डिपेंडेंट रहते हैं वो कि तुम मेरे को पानी ला के दे दो, या मुझे उठा दो, या अस्पताल तक पहुंचा दो, या कहीं जाना है तो कोई ले जाए। तो ये जो डिपेंडेंसी रहती है ये भी उन्हें परेशान करती है। इंटरनली आपको लगता है कि यार इतने सालों तक मैं इतने अच्छे से था, मैंने खूब पैसा कमाया, बच्चों को आगे बढ़ाया, और अल्टीमेटली आज ही मैं उन पे ही डिपेंडेंट हूँ। सो दिस इज़ वन प्रॉब्लम दैट दे फेस। और गैरियाट्रिक्स केयर मतलब कि जो ओल्ड एज से रिलेटेड मेडिकल की स्पेशल ब्रांच रहती है उसे हम जीरियाट्रिक्स कहते हैं या गैरियाट्रिक्स कहते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत कम ही लोग इंडिया में ये प्रैक्टिस करते हैं। तो मतलब बेसिकली जो एमडी डॉक्टर्स रहते हैं उसके बाद कुछ शायद किसी के पास जीरियाट्रिक्स की भी डिग्री रहती है। तो आजकल के जो नए मेडिकल कॉलेज है उसमें जीरियाट्रिक्स का अलग से सेक्शंस हैं, पर पहले नहीं है। तो बहुत ही कम ऐसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर रहेंगे जो 60 के बाद के लोगों को केटर करेंगे। जैसे बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिक्स कहलाते हैं, बूढ़े लोगों के डॉक्टर्स जीरियाट्रिक्स कहलाते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि
यहाँ पे जो बेसिक उनका ये है, ये सेक्टर काफ़ी कम डेवलप्ड है इंडिया में। तो ज़रूरी है कि 2050 तक जब हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाएगी तो हमें एक प्रॉपर जीरियाट्रिक्स विंग चाहिए होता है, एक प्रॉपर जीरियाट्रिक्स रिलेटेड नॉलेज बेस चाहिए। देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली अगर मैंने तो जनरली बता दिया है यहाँ पे, पर अगर स्पेसिफिकली वुमेन को देखा जाए तो वहाँ पे ओनरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि जो लैंड है या उसका जो भी कुछ है उसमें वुमेन मालिक है। जनरली पिताजी के नाम पे होती है ज़मीन, खेत, जो भी कुछ हो। तो क्योंकि वुमेन की ओनरशिप नहीं होती और ओल्ड एज वुमेन डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा रहेगी ऐसे केस में कंपेयर टू अ मेल, क्योंकि उसके पास अभी भी ज़मीन है, राइट। तो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा इशू आता है। देन पेंशन वर्सेस कॉस्ट ऑफ लिविंग का मिसमैच रहता है। जो पेंशन आपको सरकार देती है या जो पेंशन आपको किसी भी सोर्स से मिल रही है उसका और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो उस टाइम पे रहेगा उसका बहुत बड़ा मिसमैच रहता है। अगर आपको मान लीजिए पेंशन सिर्फ 10,000 या 7,000 रुपीज़ मिल रही है तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग 7,000 से कहीं ऊपर रहती है, कहीं ज़्यादा ऊपर। तो इसकी वजह से मिसमैच की वजह से वो समटाइम्स दे लाइक स्लाइड इनटू पॉवर्टी, और दे आर उस टाइम पे सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने बच्चों से भी पैसा मांगने में कतराते हैं। तो ये एक इशू आता है यहाँ पे। ओके, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात की जाए तो लॉस ऑफ स्पाउसेस, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। देन फ्रेंड्स, जॉब, लुक्स, उनकी लुक्स जैसे वो पहले दिखते थे और अब वो कैसे दिखते हैं, ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू सम काइंड ऑफ डिप्रेशन। ओके, सो साइकोलॉजिकल इशू से वो काफ़ी गुजरते हैं। अगर सोशल प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो ये देखा जाता है कि नाती पोते या चिल्ड्रन दे आर नॉट टेकिंग एडवाइस फ्रॉम देम, और क्योंकि वो उनसे एडवाइस नहीं ले रहे हैं और क्योंकि एक पॉइंट ऐसा था उनकी लाइफ में जहाँ पे उनकी हर कोई सुनता था क्योंकि उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव कर रखा था, तो लॉस ऑफ सोशल रिकॉग्निशन हो जाता है, लॉस ऑफ स्टेटस होता है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस होती है एंड लोनलीनेस होती है, अकेलापन महसूस होता है। क्योंकि जब अपने बच्चे ही उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो उनको लगता है कि यार हमारा स्टेटस क्या है, हम तो लोनली हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इस चीज़ का ना ही इकोनॉमिक है, ना ही पेंशन बहुत ज़्यादा दे दो, बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज बना दो, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये होलिस्टिक सॉल्यूशन नहीं है। दैट कैन बी पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन बट नॉट अ होलिस्टिक सॉल्यूशन, आई थिंक सो, बिकॉज हमें सोसाइटी को मोर एकोमोडेटिव बनाना है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर सोसाइटी एकोमोडेटिव रहेगी, वो समझती है कि ये लोग कौन हैं, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है हमारे लिए। क्योंकि देखिए आज आप और हम जिस भी स्थिति में खड़े हैं इसमें डेफिनेटली कुछ पार्ट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का है, उन्होंने हमारे पेरेंट्स को पढ़ाया, उनकी वजह से हम पढ़ रहे हैं, तो कम से कम हम अपने एंड पे उनका सपोर्ट कर सकते हैं। जब भी आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स मिले प्लीज़ उनके साथ अच्छे से बिहेव करिएगा, उन्हें बिल्कुल ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि वो वर्थलेस हैं या लोनली है, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑन द ओनस इज़ ऑन अस, ताकि हम उन्हें बहुत अच्छे से रख सकें, ठीक है। और एक उनको वो फीलिंग ना हो कि वो कुछ कम है, ठीक है। एक कंक्लूजन मैं आपको बोल देता हूँ, ये इसमें एक आर्टिकल में मैंने देखा था दैट दे आर ओल्डर persons are considered as the most revered member of the society in our country, but at one stage the problems faced above, like जो problems लिखाई गई हैं, okay, have to be dealt in a matured manner. This cannot be achieved only through administrative measures. सिर्फ administrative measures नहीं कर सकते. It requires the society to understand the severity and urgency of the situation and made it be known to the masses. और हम ये चीज़ inculcate करें हर जगह का कि हम बूढ़ों का ध्यान रख सकें. Okay? The real solution is not in the laws and the provisions. The real solution lies with the people themselves, ठीक है। सो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ और करनी है, जब भी कोई ऐसी स्कीम आए जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ दिस कैन बी यूज्ड इन ओल्ड एज पीपल, तो डेफिनेटली उसको साथ साथ ही आप लिख लेंगे। तो ये ब्रॉड पैरामीटर्स हो गए जो सोशल इश्यूज़ वो फेस करते हैं, एंड दैट्स इट। जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो मैं कोशिश करूँगा कि कल लेक्चर बन जाए, और अगर नहीं बन पाया तो नेक्स्ट वीक डेफिनेटली, ठीक है। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। साइनिंग आउट फ्रॉम निधिश एकेडमी, इट्स